हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे कि बच्चों तुम लोग को पता होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार सीरीज हम लोग स्टार्ट किए। एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, उस टॉपिक का जितना भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको सीख रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दे रहा हूं बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखोगे जेईई मेंस और एडवांस का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं। और इस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वैसे ही ये सब पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ एसिड, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनिलेशन इफेक्ट। मुझे पता है बच्चों इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम लोग को कभी क्लियर नहीं होता है, मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। और इससे पहले तुम लोग को बोल दूं कि पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यहां पे मैं सिखा रहा हूं उसको नोट करके रखना है, ताकि ये वीडियो के एंड होते होते तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा नोट होगा। और लास्ट में बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले थ्योरीज ऑफ एसिड में मेनली तुम जब एसिड बेस पढ़ते हो, वहां पे तुम लोग आरेनियस थ्योरी पढ़ते हो, ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी पढ़ते हो और लुईस थ्योरी पढ़ते हो। इसमें से इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो कि ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग यूज करेंगे, वो है बच्चों ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी। और ये ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी ये बोलता है कोई भी कंपाउंड अगर एसिड है तो वो एक्वस मीडियम में H+ आयन प्रोवाइड करेगा। और इसी बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को स्टडी करेंगे, जो कि क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में जाने के बाद H+ आयन डोनेट करेंगे। ये क्लियर हो गया। यानी कि ये ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी जो है, ये ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी ये बताता है हम लोग को कोई भी कंपाउंड एसिडिक है, कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक है वो वाटर एक्वस मीडियम में जाएगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक्वस मीडियम में जाएगा तो ये प्रोवाइड करेगा H+ आयन एंड कोई बेस। और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पे कंजुगेट बेस बोल के। दैट मींस अगर ये एक एसिड है, ये एसिड अपना प्रोटॉन रिमूवल के बाद क्या प्रोवाइड करेगा, एक कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस प्रोवाइड करेगा। बहुत ही सिंपल सा बात है बच्चों, कोई एसिड है ये डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि डिसोसिएशन अगर हो रहा है, कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोलेंगे और डिनोट करेंगे Ka से। एग्जैक्टली सेम जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते ये निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। काफी काम की बात ये है, यहां पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, Ka वैल्यू के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि Ka वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। और जैसे कि हम लोग को पता है यहाँ पे H+ आयन जो रिमूव हो रहा है, ये H+ आयन रिमूव होना ही बताएगा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट मींस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। नेक्स्ट काम की बात बच्चों, जब हम लोग Ka वैल्यू निकालेंगे, कंजुगेट बेस रहेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय एसिड रहेगा डिनोमिनेटर में। और यही कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ही डिफाइन करेगा करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। दैट मींस जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। बहुत काम की बात। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंजुगेट बेस को अगर देखेंगे बच्चों, कंजुगेट बेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और मैं ये कार्बो एनायन में भी तुम लोग को बताया था, जब भी नेगेटिव चार्ज आएंगे उनको नेगेटिव इफेक्ट सारे स्टेबल प्रोवाइड करेंगे या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दैट मींस कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेंगे, जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स है, और अनस्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स है। तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M इफेक्ट, माइनस I इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट एंड प्लस H इफेक्ट। क्योंकि डोनेट करेंगे तो अनस्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस, अनस्टेबिलिटी होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये H+ को अट्रैक्ट करके रखेगा और रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और Ka का वैल्यू डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बहुत काम की बात है, हमें पता है बच्चों pH जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन।
यानी कि अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज करेगा। अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। अगेन काफी इंपॉर्टेंट, अगर पीके वैल्यू की बात करें हम लोग, ये नेगेटिव लॉग ऑफ के वैल्यू होता है। अगर के वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ हो जाएगा, पीके वैल्यू। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो पीके वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा कि एसिड का एसिडिटी ज्यादा है या कम है। कैसे डिसाइड करेगा, ये ऐसे डिसाइड करेगा कि बच्चों पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा, पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा। ये काफी काम की बात, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि इंडक्टिव मेसोमेरिक तो हो गया हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, जो कंजुगेट बेस बन रहा है, ये कंजुगेट बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कार्बन के ऊपर कंजुगेट बेस आ रहा है तो कार्बन क्या हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और हमें परसेंटेज एस कैरेक्टर पता है, यहाँ पे 50% होता है, यहाँ पे 33.3% होता है, यहाँ पे 25% होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं जो कंजुगेट बेस sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp3। लेकिन बच्चों कभी कभी नाइट्रोजन इन्वॉल्व होंगे, कभी कभी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे। इस बेसिस में मैं बहुत ही शानदार टेबल लेके आया हूं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस एलिमेंट का डिस्टिंग्विश करेगा। जैसे कि यहां पे देख रहे हो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन देख सकते हो। यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है बच्चों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोएस्ट है। उससे ऊपर जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके ऊपर जाएंगे sp हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन sp2 कार्बन sp के बीच में आएगा नाइट्रोजन sp3, उससे ऊपर चले जाएगा नाइट्रोजन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे ऊपर चला जाएगा नाइट्रोजन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन sp2 एंड नाइट्रोजन sp के बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन sp3, और उससे सबसे ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन sp2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इतना क्लियर हो गया। और जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस होगा, तो के वैल्यू बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर हो गया इतना। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर जो है बच्चों यहां पे देखेंगे, फैक्टर नंबर 4 जो है वो है एरोमेटिसिटी। अगर बच्चे कभी भी नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होने की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो वो जो प्रोटोन होगा काफी ज्यादा एसिडिक प्रोटोन होगा। सेकेंड, वो जो कंजुगेट बेस होगा काफी ज्यादा स्टेबल होगा, करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। ऐसा एक कंपाउंड है हमारे सामने, यहां पे हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड वैसे तो नॉन एरोमेटिक था, लेकिन जब यहां से मैं एक प्रोटॉन रिमूव कर दूंगा, प्रोटॉन रिमूव करने के बाद जो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आनायन बनेगा, ये जो कंजुगेट बेस बनेगा, ये कंजुगेट बेस काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों काफी ज्यादा स्टेबल होगा? इसीलिए बच्चों क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। और ये एरोमेटिक बनने की वजह से मैं बोल सकता हूं ये जो प्रोटॉन यहां से रिमूव हो रहा है काफी ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, काफी ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। इसीलिए ये बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी कंपाउंड से H+ रिमूव होने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो एरोमेटिक हो जा रहा है, तो उस कंपाउंड का करेस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जो प्रोटॉन निकल रहा है वो प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा। इतना क्लियर हो गया। तो एरोमेटिसिटी का भी रोल रहेगा बच्चों जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसको किसमें लगाना है, इसको किसमें लगाना है, इसको ध्यान रखना है। जब भी बच्चों तुम लोग के पास बेंजोइक एसिड आ जाए, क्या आ जाए? बेंजोइक एसिड, या तुम लोग के पास बच्चे आ जाए सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये दोनों के केस में तुम लोग क्या लगाओगे? ये दोनों के केस में बच्चों तुम लोग लगाओगे, ये दोनों के केस में तुम लोग लगाओगे क्या? तुम्हारा स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट। जब भी इन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए, इनके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए, वो ग्रुप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, सियानाइड, OH, ये सब नहीं होना चाहिए,
ये बल्क, दीज आर नॉट बल्की ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, ये सब ग्रुप हो सकता है, दीज आर बल्की ग्रुप। ये होने की वजह से क्या होता है, ये जो COH है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन चले जाने की वजह से ये जो रेजोनेंस है ये स्टॉप हो जाता है। अगर ये स्टॉप होगा, ये स्टेबिलिटी और कंजुगेट बेस को बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी और कंजुगेट बेस को बढ़ाएगा तो करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। नो मैटर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट बोल के, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से ये जो रेजोनेंस है ये फ्लक्चुएट हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए इसको स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अगर SIR इफेक्ट आ जाता है तुम्हारे सामने तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। अगेन बहुत काम की बात, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। अगेन नेक्स्ट इफेक्ट के पास जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स बच्चों एग्जामिनर पहले मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करेगा, कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी करेगा। क्या बोल रहे सर, ऐसा कैसे, बढ़ा भी रहा है कम भी कर रहा है? यस, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि एडवांस में पहले भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी पहले पूछा जा चुका है। अगर बच्चों कभी भी जो एसिडिक प्रोटॉन है उसके रिमूवल के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है, वो कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलाइज्ड है, देन उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? अगर एसिड है, प्रोटॉन रिमूव किए, कंजुगेट बेस बनाया, वो कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा, तब वो कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे सबस्ट्रेट में ही, यानी कि जो एसिड है उसमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया पहले से और एसिडिक प्रोटॉन निकल ही नहीं पाया, तो H प्लस रिमूवल डिफिकल्ट हो गया। अगर H प्लस रिमूवल डिफिकल्ट होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। इस बेसिस पे दो एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों तुम लोग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा कब, जब बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में, बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में तुम्हारे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब क्या होता है बच्चों, जब एसिडिक प्रोटॉन यहां से रिमूव होता है, यानी कि बेंजोइक एसिड का प्रोटॉन एसिडिक है, ये रिमूवल के बाद ये कंजुगेट बेस को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर ये कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो करेस्पॉन्डिंग एसिड का Ka वैल्यू बढ़ेगा, Ka वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट कभी कभी ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। ऐसा कहां पे होगा, जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ये कहां पे देखने को मिलता है बच्चों, ये देखने को मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऐसा होता है बच्चों कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही कंपाउंड में हो गया, एसिड में हो गया, तो ये जो H प्लस है इसका रिमूव होना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसका रिमूव होना डिफिकल्ट हो जाएगा तो ये कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल में कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तब मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जो कि है पॉम। पॉम का मतलब पारानाइट्रोफिनॉल डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एज कंपेयर टू मेटानाइट्रोफिनॉल। किसके केस में, Ka के वैल्यू के केस में या एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में। ये हो गया बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। नेक्स्ट एनिलेशन इफेक्ट। बहुत ही कम बच्चों को यह चीज पता होगा जो जेईई मेन और एडवांस के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट भी यूज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो इसको भी कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों। एनिलेशन इफेक्ट क्या बोलता है देखते हैं। एनिलेशन इफेक्ट बच्चों ऐसा इफेक्ट है, ये क्या होता है, जब भी कोई रिंग है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक है, उस एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी को डिक्रीज कर देता है। अगर बच्चों हम लोग यहां पे एरोमेटिसिटी कंपेयर करेंगे, मैं यहां पे 3 कंपाउंड ले रहा हूं। ऐसा एक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के साथ क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग है, और यहां पे 2 बेंजीन रिंग के बीच में, 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक 5 मेंबर रिंग आ गया। 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक 5 मेंबर रिंग आ गया। सबसे काम की बात, एग्जामिनर ऐसे प्रोटॉन को डिनोट करके देगा, दिस इज योर HA प्रोटॉन, ये HB प्रोटॉन, ये HC प्रोटॉन। बोलेगा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोटॉन्स, और हम लोग फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, देखो बच्चों, जब इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, इसका कंजुगेट बेस कुछ हम लोग को ऐसे दिखेगा, इसका कंजुगेट बेस कुछ ऐसा दिखेगा, और इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस कैसे दिखेगा, इसका अगर कंजुगेट बेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका कंजुगेट बेस और इसका कंजुगेट बेस कैसे दिखेगा, देखो
जब इनका कंजुगेट बेस हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसके कंजुगेट बेस में क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसके कंजुगेट बेस पे क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, सबको लगेगा क्या है, यहां पे तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, क्योंकि ये रिंग भी एरोमेटिक बन जा रहा है, ये रिंग भी एरोमेटिक बन जा रहा है, यहां पे ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और काफी ज्यादा रेजोनेंस। और हम लोग क्या करके आएंगे, अगर ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो सी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा करके आएंगे, यानी कि HC मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HB एज कंपेयर टू HA। लेकिन बच्चों ये आंसर हमारे लिए गलत हो जाएगा, और ऐसे केसेस में मैं बच्चों को बोलता हूं थोड़ा क्या करके रखना है, अपने आंख को बड़ा करके रखना है, ताकि आंसर हम लोग गलत ना करें। क्या इफेक्ट लगेगा, देखो जब भी बच्चों एक रिंग के साथ दूसरा एक स्मॉल रिंग आ जाएगा, वो स्मॉल रिंग आने की वजह से बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्ट्रॉय होना लगेगा, डिस्ट्रॉय होना लगेगा, यानी कि बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी डिक्रीज करने लगेगा। अगर बेंजीन का एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी को डिक्रीज करेगा, यहां पे ये बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों, अगर ये डबल बॉन्ड यहां पे ही एरोमेटिसिटी ला रहा है, यानी कि ये रिंग को अगर एरोमेटिक कर रहा है तो इसका एरोमेटिसिटी को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहां पे भी वैसा, अगर ये जो 5 मेंबर रिंग है इसको एरोमेटिक कर रहा है तो इस बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी इस बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके वजह से बच्चों जो प्रॉपर एरोमेटिक बेंजीन रिंग थे वो एरोमेटिक नहीं होके उनका एरोमेटिसिटी को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर क्रिएट कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें तो एक ही रिंग है, अगर एक ही रिंग है, प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड है और हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी कि इनमें जो अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे, ये कंजुगेट बेस ए है, ये कंजुगेट बेस बी है, ये कंजुगेट बेस सी है, तो ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी एज कंपेयर टू सी, और इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं एनिलेशन इफेक्ट। जब कोई स्मॉलर रिंग के वजह से लार्जर रिंग का एरोमेटिसिटी डिक्रीज करता है, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ये है तो ये एसिड, ये जो HA है, दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HB एज कंपेयर टू HC। दिस इफेक्ट इज नोन एज एनिलेशन इफेक्ट। तो एनिलेशन इफेक्ट के वजह से भी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे दो और इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। दो और इफेक्ट क्या है, दो और इफेक्ट ये है कि यहां पे एग्जामिनर तुम लोग को या तो एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्ट कंपैरिजन करवाया जा सकता है, या तो दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सबसे पहला है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन फिजिबिलिटी। ये कब होगा, कैसे होगा, उसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाटर भी हो सकता है। जब ये बेस में OH माइनस प्रेजेंट होगा तब P में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। जब नहीं होगा कुछ अदर एसिड्स निकलेगा। तो मैं बोलूंगा ये रिएक्शन फिजिबल कब होगा, ये रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जब रिएक्टेंट में जो HA है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, प्रोडक्ट में जो P आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं बच्चों, यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ साथ क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। ये रिएक्शन फिजिबल है। ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है, क्योंकि यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। अगेन इसका अगर रिएक्शन में बच्चों करता हूं NaHCO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट, या Na2CO3 के साथ, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये रिएक्शन भी फिजिबल होगा। यहां पे भी RCONA मिलेगा प्लस H2CO3 मिलेगा। ये जो H2CO3 या कार्बोनिक एसिड ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एग्जामिनर बहुत बार मेंस और एडवांस में पूछा है तुम लोग को, इनमें से कितने कंपाउंड्स है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट देंगे, या कभी कभी पूछ लेगा इनमें से कितने कंपाउंड है जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का इफॉर्मेशंस मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा ऐसे सवाल। इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, ये जो रिएक्टेंट में एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोडक्ट में जो एसिड है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा और वो उस टाइप के टेस्ट देंगे, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। इतना क्लियर हो गया, सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए। अब सब शांति से एक साथ बैठ जाओ, पेन कॉपी लेके रखो, क्योंकि अभी जो मैं ऑर्डर देने वाला हूं वो शायद यूट्यूब में यूनिवर्सल होने जा रहा है। कोई भी ऐसा ऑर्डर विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं देगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार ऑर्डर है। वो ऑर्डर को अगर तुम लोग ध्यान रख सकते हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है एग्जाम में तुम लोग इजीली अटेंड कर सकते हो। और वो ऑर्डर आने जा रहे हैं हमारे सामने, बहुत ही सुंदर सा ऑर्डर है बच्चों, जो कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर करेगा। सेकंड, विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, पीके वैल्यू के साथ में यहां पे लिखाओ, क्योंकि हम लोग को पता है कि एसिड का जो पीके वैल्यू होगा वो एक्चुअल फैक्टर है जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं।
और इसीलिए मैं यहाँ पे पीके वैल्यू भी लिख रखा हूं ताकि तुम लोग को प्रूफ मिले ये जो ऑर्डर लिख रखे वो एक करेक्ट ऑर्डर है। और इस बेसिस पे सबसे पहले आता है बच्चों सल्फोनिक एसिड, जिसका पीके वैल्यू देखो लगभग -3 होता है। बट बच्चों मिनरल एसिड के साथ अगर कभी भी कंपैरिजन कर दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBrHCl, इनसे ये कंपाउंड्स लेस एसिडिक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड से लेस एसिडिक होते हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ओनली ऑर्गेनिक एसिड का हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में भी बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होगा ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्काइल सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इजीली H प्लस रिमूव कर सकता है और रिमूव करने के बाद न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पिक्रिक एसिड तुम्हें पता है बहुत अच्छे से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देन आता है नाइट्रोफिनॉल, काफी इंपोर्टेंट। इसमें एसिड तो लगा हुआ है लेकिन इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं रहता है, ये फिनॉल डेरिवेटिव ही है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देन स्क्वेरिक एसिड अगेन बहुत ही शानदार बहुत ही इंपोर्टेंट कंपाउंड है ये स्क्वेरिक एसिड। कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हम लोग को, स्क्वेरिक एसिड बच्चों हम लोग को ऐसे देखने को मिलेगा। ये कंपाउंड क्या होता है? एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड क्या होता है? एक क्वासी एरोमेटिक हाईली स्टेबिलाइज्ड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है? डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल में भी बच्चों मैं यहां पे लिख रखा हूं 26 ग्रेटर देन 24, इसका मतलब 26 डाइनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 24 डाइनाइट्रोफिनॉल। 26 डाइनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक 24 डाइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बच्चों फॉर्बिक एसिड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कंपेयर टू अदर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बच्चों? यही तो है अभी जो पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर NaHCO3 टेस्ट दे दे कभी भी बच्चों या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट दे दे तो ये कार्बोनिक एसिड आता है जो जिसका फॉर्मूला क्या है? H2CO3। अभी जस्ट मैं बताया अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्शंस में दिया है तुम लोग को जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है वो सारे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। यानी कि ये तुम्हारा है बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री से आगे जितने भी एसिड्स आएंगे वो सारे के सारे तुम्हारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे क्योंकि कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हुए। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनोनाइट्रोफिनॉल में बच्चों जनरली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल आता है। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, पॉम को ध्यान रखना। पॉम का मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एज कंपेयर टू मेटानाइट्रोफिनॉल। काफी काम की बात, काफी काम की बात। उसके बाद कौन आता है बच्चों? फिनॉल। फिनॉल एग्जामिनर पहले भी पूछा गया है, तुम लोग को पूछ चुका है कि ये फिनॉल नहीं लिख के वो कार्बोलिक एसिड लिख के देगा और फिनॉल का ही कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। मोनोनाइट्रोफिनॉल के बाद फिनॉल आएगा, फिर एमोनियम को ध्यान रख सकते हो, फिर मिथेनॉल। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट। यहां से तुम लोग बता सकते हो NaOH टेस्ट, NaOH टेस्ट, NaOH टेस्ट, यानी कि NaOH के साथ कोई एसिड अगर रिएक्शन कर रहा है तो वाटर निकालेगा प्रोडक्ट। अगर वाटर प्रोडक्ट निकालेगा तो वाटर से ज्यादा एसिडिक जितने कंपाउंड्स है वो सारे NaOH टेस्ट देंगे, वो सारे NaOH टेस्ट देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिथेनॉल एक ही अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है और मिथेनॉल का कॉमन नेम है कार्बिनोल। कभी भी लिख के बोल सकता है, मिथेनॉल नहीं लिख के कार्बिनॉल लिख के बता सकता है कभी भी एग्जामिनर। तो वाटर से ज्यादा एसिडिक वाले सारे NaOH टेस्ट देंगे, बाकी सारे अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। उसके बाद अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, इनमें रीजन ये है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आएगा। और इसी से इससे ज्यादा और इससे शानदार कोई वीडियो हो ही नहीं सकता बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर यहां पे तुम लोग ये सीख गए तो क्वेश्चन कैसा भी लेवल का हो इजीली अटेंड कर सकते हो इन पॉइंट्स को ध्यान रख के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, मैं चाहता हूं पहले ये कॉन्सेप्ट तुम लोग 2-3 बार देख लो, फिर हम लोग अभी क्वेश्चन सेक्शन पे जाएंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। अगर इतना कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, तुम लोग इजीली अटेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट तुम्हारे साथ मैं लेके आ रहा हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। तो जैसे कि बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख गए, अब वैसे ही क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मेन से लेकर एडवांस तक के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन हो जाता है इसका मतलब कॉन्सेप्ट सीख गए हो तुम लोग।
और ये क्वेश्चन करने से पहले अपने नोट को एक दो बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन पे जाओ। और पहला और इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल सकता है और बेसिक क्वेश्चन है। ये बोल रखा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले में देख रहे हो सल्फोनिक एसिड है, सेकंड में देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है बेंजाइल अल्कोहल, और ये अल्काइन है। डायरेक्ट अभी ऑर्डर जो देखे उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, यानी कि वन के बाद कौन आना चाहिए, टू आना चाहिए। देखो किसी भी ऑप्शन में 1 2 नहीं है। यही तो होता है एग्जाम में, हम लोग कुछ ही चीजों को जानते हुए आंसर को करके आ सकते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, वहां से ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम लोग इजीली क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकते हो। और अभी हम देखे ऑर्डर कि सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल एंड अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये बच्चों जेईई एडवांस में पहले भी पूछ चुका है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। अगर तुम लोग को ये वीडियो का कंटेंट पता चल गया बच्चों, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो तुम लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखने जाएंगे। यहां पे बोल रखा है ये NaHCO3 टेस्ट दे रहा है, 1 मोल NaHCO3 का जरूरत है। यहां पे देख सकते हैं हम लोग, एक सल्फोनिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फिनोल डेरिवेटिव है, एक अल्काइन डेरिवेटिव है। अभी जस्ट बोले थे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वही कंपाउंड देगा जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, और कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक बस यहाँ पे दो ही ग्रुप दिख रहे हैं, क्या क्या, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो बोला था बच्चों तुम लोग को, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वो ऑर्डर को ध्यान रख लेंगे, ये ऑर्डर को ध्यान रख लोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो कर सकते हो। यानी कि कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा एसिडिक है वो सारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, और यहां पे 2 मोल्स NaHCO3 का जरूरत पड़ेगा। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिए, अब देखो वीडियो को कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बोल रखा है अरेंज द फॉलोइंग लेवल्ड हाइड्रोजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जब प्रोटॉन को मार करके दे देगा और एसिडिटी का कंपैरिजन पूछेगा, सिंपल चीज क्या करना है, प्रोटॉन को निकाल दो, कंजुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, दैट मींस वो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ग्रुप दे रखा है हम लोग को पहला ग्रुप दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ग्रुप दे रखा है फिनोलिक OH, यहाँ पे भी ग्रुप दे रखा है फिनोलिक OH, यहाँ पे अल्काइन का। क्या मुझे इतना देख के पता चल रहा है कि ये अल्काइन वाला तो सबसे कम एसिडिक होगा, अल्काइन वाला तो सबसे कम एसिडिक होगा। इस बेसिस पे देखो ये दोनों ऑप्शन को तुम लोग एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 लेस में, यहाँ पे 4 लेस में, ये दोनों ऑप्शन ही हो सकता है, या तो ए या तो बी। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 2 होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 2 होगा। देखो ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिए। आंसर बच्चों ऐसे ही मिल जाता है तुम लोग को, आंसर तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहां पे जो 3 है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 4। ऐसा क्यों हुआ कि 3 ज्यादा एसिडिक है प्रोटॉन? क्योंकि बस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग आंसर तो सीख लिए, बट हम लोग को कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है। ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे है, तो ये नेगेटिव मेसोमेरिक भी लगाएगा, नेगेटिव इंडक्टिव भी लगाएगा, और यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनाएगा इसको काफी ज्यादा स्टेबल करेगा। लेकिन इस OH के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, तो नेगेटिव मेसोमेरिक नहीं लगा पाएगा, तो ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, इसलिए 3 इज मोर एसिडिक देन 4। काफी काम की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं। जो हम लोग ऑर्डर लिखे थे ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी में, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखे थे, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। अगर बच्चों कभी भी तुम्हारे सामने इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अब जब भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट आएगा, हम लोग डीएनपी रूल को फॉलो करेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर, बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में ये चीज पढ़ते हो। अगर डिस्टेंस सेम है नंबर के पास जाएंगे, नंबर सेम है तो पावर के पास जाएंगे, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को। सेकंड, यहाँ पे SIR इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। SIR इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के साथ, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा SIR इफेक्ट, और जितना ज्यादा SIR इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोल रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। काफी इजी है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, और देखोगे ये पार सब में कॉमन है, CH2COH। बस ग्रुप देखो, NO2, फ्लोरीन, सियानाइड एंड Cl। यहाँ पे ओनली इंडक्टिव के बेसिस पे हम लोग जाएंगे, कोई मेसोमेरिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली इंडक्टिव। एक कंपाउंड को ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है।
और यहां पे कोई ग्रुप लगा है, ये ग्रुप जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा कंजुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबल करेगा, और यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। और यहां पे सारे के सारे इंडक्टिव लगाएंगे तो मुझे डिस्टेंस नंबर तो सेम मिल गया, तो मैं जाऊंगा किसके पास, पावर के पास। और पावर ये बोलता है कि NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सियानाइड, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो NO2 वाला ग्रुप ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर टू सियानाइड, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अगेन जितना कॉन्सेप्ट बताया हर एक कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों। और ये देखो अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से हमें अरेंज करना है। सिंपल, मुझे जो कॉन्सेप्ट आता है मैं उसे अप्लाई करूंगा। अभी जस्ट मैं बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ गया तो वो क्या लगाएगा, SIR। यहां पे देखो दोनों साइड से SIR लगाएंगे, दोनों साइड से SIR लगाएंगे, इसको आउट ऑफ 10 करेंगे, काफी ज्यादा SIR, काफी ज्यादा। यहां पे तट ब्यूटाइल ग्रुप बहुत ही बल्कि ग्रुप, यहां पे भी SIR, यहां पे भी SIR लगेगा, लेकिन D के कंपैरिजन में SIR कम लगेगा E में। ऐसा क्यों, यहां पे तो दोनों साइड से रिपल्शन हो रहा है, यहां पे दोनों साइड से रिपल्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ज्यादा आउट ऑफ 10 चलेगा तो SIR ज्यादा। उसके बाद ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड दे रखा है, यहां पे CH3 लगाया है, CH3 क्या लगाता है, या तो प्लस I लगाएगा या तो प्लस H लगाएगा। यहां पे अगेन ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, यहां पे भी SIR लगा रहा है। अगर मैं SIR इफेक्ट का ऑर्डर लिखूं बच्चों कि किसमें ज्यादा SIR लग रहा है, SIR इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो D का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E, एज कंपेयर टू A। क्या ये तीनों कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू C, एज कंपेयर टू मैं बोल सकता हूं B, क्योंकि ये तो डोनेशन इफेक्ट इज अनस्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा बच्चों D होगा, उसके बाद कौन होगा, E होगा, उसके बाद कौन होगा, C होगा जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद A आ जाएगा क्योंकि इसमें भी SIR लग रहा है, उसके बाद कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा B। ये हो जाएगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये किस बेसिस पे लगाए, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑर्थो इफेक्ट बोल के, ऑर्थो इफेक्ट बोल के इसी के तो बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों जाएंगे अगेन एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन। में बोल रहा हूं ना हर एक कॉन्सेप्ट जो सिखाया हूं तुम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग में, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को तुम लोग अगर सीख लिए तो किसी भी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे उसको अटेंड कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, प्रोटॉन रिमूव करेंगे। प्रोटॉन रिमूव करने के बाद कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। H+ निकाला यहां पे नेगेटिव, H+ निकाला यहां पे नेगेटिव, H+ निकाला यहां पे नेगेटिव। अरे भाई मुझे इतना तो पता है कि साइक्लोपेंटाडाइईन है, एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। ये लास्ट वाला रिंग भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये सेकंड वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अरे भाई एंटी एरोमेटिक अगर हो गया तो ये काफी अनस्टेबल होगा, कंजुगेट बेस अनस्टेबल, करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 2 का। मैं देखूंगा ये कि किसमें 2 है। यार ये तीनों इक्वल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं होंगे। ये 2 मिनिमम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बस ऑप्शन नंबर C। मुझे तो इतना पता था, मुझे अगर इतना पता है मैं क्वेश्चन अटेंड कर लिया, क्या क्वेश्चन तो सही हो गया, बट मुझे कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है। कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे, देखो बच्चों कॉन्सेप्ट यहां पे ऐसा है कि यहां पे ये रिंग भी तो एरोमेटिक है, 1 भी तो एरोमेटिक है और 3rd भी तो एरोमेटिक है, लेकिन 1 पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया दैट इज सियानाइड, जिसका -M इफेक्ट लगेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कौन, 1। उसके बाद कौन आ जाएगा, 3rd, उसके बाद कौन आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और यही दे रखा है ऑप्शन नंबर C पे। क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ही शानदार कमेंट लिख के बताओ, ताकि मुझे लगेगा कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ का भी वीडियो लेके आऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे बच्चों, बस चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा एडवांस का। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड। अरे अभी तो ट्रिक बता दिया तुम लोग को, क्या ही क्वेश्चन है इसमें, क्या ही है, नाइट्रोफिनॉल का डेरिवेटिव है। जब भी नाइट्रोफिनॉल का डेरिवेटिव आएगा तो इसको ध्यान रखना, पॉम्फिनॉल, क्या याद रखना, पॉम्फिनॉल। पारानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, C सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल B, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल D, उसके बाद कौन, A। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या होता है। पारा नाइट्रोफिनॉल में पारा में -M लगेगा, -I लगेगा, यहां पे ओनली -I, क्योंकि मेसोमेरिक इज इनएक्टिव एट मेटा पोजीशन। ठीक है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे भी -M लगेगा, -I लगेगा।
ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं है बच्चों। यहां पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं तुम लोग को। ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा माइनस आई माइनस एम लगाया क्योंकि माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, तो इंडक्टिव यहां पे सबसे ज्यादा। तो एक्चुअल में ऑर्डर होना चाहिए बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, बट ऐसा ऑर्डर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो H+ है इसका रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसीलिए इन दोनों में चेंजेस आ जाता है। जो BC है इनमें चेंजेस आ जाता है और यही आएगा करेक्ट ऑर्डर। और इसके लिए सिंपल ध्यान रखना है, पॉम्फिनॉल को पारानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। देख सकते हो यहाँ पे जी एडवांस 2016 का ही क्वेश्चन है, जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ये। अभी जस्ट बताया था क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी डिक्रीज भी करवाया जा सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस वजह से कभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकता है। और यही है कंपाउंड अभी जस्ट बताया था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। चलो मैं सिखाता हूं कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पहले मैं ये दिखाने जा रहा हूं तुम लोग को, यहां पे जो OH ग्रुप है ये क्या लगाएगा, फोर्थ पोजीशन पे प्लस M इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई बहुत ही लेस होगा। यहां पे क्या लगा रहा है, ये ओनली माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस आई लगा रहा है। क्या यहां पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दिख गया तो मैं ये बोल सकता हूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो कंजुगेट बेस बनेगा, ये कंजुगेट बेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और ये एक साइड से क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंजुगेट बेस को स्टेबल प्रोवाइड करेगा। यानी कि 1 और 2 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो तो ज्यादा होगा किससे, 3 एंड 4 में से, 3 एंड 4 में से, 3 एंड 4 में से ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो मुझे पता है। अब 3 और 4 को देखेंगे बच्चों तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक से डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन इफेक्ट मतलब अनस्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा कंजुगेट बेस उतना लेस एसिडिक होगा। यानी कि 4 जो होगा उसका मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। दो ही ऑप्शन है जिसमें 4 मिनिमम है, ये डी और सी को तो मैं एलिमिनेट कर दिया एलिमिनेट। अब आएंगे ए और बी ऑप्शन में, देखो सिंपल, इसके पहले कौन आना चाहिए, ये तो 4 तो चला गया, 4 से पहले कौन आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। 4 से पहले थर्ड, मुझे इनके बारे में पता ही नहीं था बट मैं आंसर तो करके आ गया एग्जाम में, आंसर करके आ गया। लेकिन ये दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बता दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्यों सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं। यहां पे क्या हो गया, ऐसा यहां पे कुछ ऐसा हो गया कि ये ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक ही साइड से कर रहा था, लेकिन इसके दूसरे वाले केस में अगर देखेंगे, यहां पे दूसरे वाले केस पे क्या होगा, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इस साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इस साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहां पे जो स्टेबिलिटी होगा, वो दोनों साइड से स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 2, 1 देन 2 देन 3 4। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को ना बच्चों बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।